Hello everyone, welcome to Eduber. So today we are going to do the remaining part of units and measurement. Myself Stuti Singh. So in today's video lecture, we will be covering the following topics, that are dimensional consistency of equations, how to check the dimensional correctness of the physical equation, and how to deduce relationships among the physical quantities, what are significant figures, and then we will look what are rules for determining the number of significant figures and rules for rounding of a measurement. Okay, so moving on, the first topic which comes is dimensional consistency of equations. तो इसमें डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. सो व्हाट डज इट सेज इज, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स अकरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर सेम. तो ये क्या कह रहा है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहता है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली तभी करेक्ट होंगे जब उनके दोनों साइड्स के यानी कि LHS और RHS के डायमेंशंस दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी कोई भी फिजिकल क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी. ओके, and this principle of homogeneity of dimensions is basically based on the fact that only same kind of physical quantities can be added, subtracted or compared. Okay, so this was the principle of homogeneity of dimensions. And the next one comes is how to check the dimensional correctness of a physical equation. Okay, so to check the dimensional correctness of a physical equation, we make use of the principle of homogeneity of dimensions. So as we read earlier, what is homogeneity of dimensions? Okay, so if the dimensions of all the terms on the two sides of the equation are same, then the equation is dimensionally correct. ठीक है, अगर कोई भी equation का जो दोनों साइड है यानी कि LHS और RHS अगर वो दोनों इक्वल हुए तो वो दोनों क्या होंगे, डायमेंशनली करेक्ट होंगे. ओके, एक एग्जांपल लेके देखते हैं. जैसे कि हमारे पास मोशन ऑफ इक्वेशन है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट. तो अब हम इनकी डायमेंशंस लिख लेते हैं. ठीक है, S क्या है हमारा, S एक डिस्टेंस है, सो S का डायमेंशन हो जाएगा L. U एक वेलोसिटी है, दैट इज LT रेज टू पावर -1, एंड T का डायमेंशन क्या होता है, T होता है. सो व्हेन वी सिंप्लीफाई इट वी विल गेट L, राइट, एंड हाफ AT स्क्वायर. ठीक है, अब हाफ का तो कांस्टेंट हो जाएगा, राइट, एंड AT A इज व्हाट, A इज योर एक्सेलरेशन, right, and T is time. So this comes LT raised to power -2 and T raised to power 2. So on further simplifying, we will get it as L, right, we will get it as L. तो हमने देखा कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब हम एक एक के डायमेंशंस रख के सॉल्व करते हैं, S का L है, UT का भी L आ गया हमारे पास और AT स्क्वायर का भी L आ गया. ठीक है, तो हर एक टर्म का यहाँ पे LHS से इक्वल है जो डायमेंशन है. ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी L था और राइट हैंड साइड में भी हर एक टर्म का जो डायमेंशन है वो क्या है, वो L ही है. इस वजह से ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है. ठीक है, एज ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस हैव द सेम डायमेंशंस, सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ठीक है, अब हम यहाँ से पता तो लगा सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बट वैसे वो करेक्ट है कि नहीं ये हम नहीं बता सकते. ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ से हाफ हटा दें, अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख दें S इज इक्वल्स टू UT प्लस AT स्क्वायर, तो तब भी ये डायमेंशनली करेक्ट होगी, क्योंकि इसका हमने क्योंकि कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो 1 होता है. ठीक है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर हमने वहाँ से कांस्टेंट हटा दिया. तो कोई ज़रूरी नहीं है जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो वो फीजिबल भी हो, बट जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट इक्वेशन होगी ही होगी. ठीक है, यहाँ पे नोट में भी ये चीज़ लिखा है, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली अ करेक्ट इक्वेशन, बट अ डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग. ओके, सो लेट्स चेक
let's do some questions. So the first one is check whether the following equation is dimensionally correct or not. तो हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, हमें ये देखना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं. तो इक्वेशन है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच. ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. सो हाफ एम वी स्क्वायर का हम पहले क्या लिख लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं. ठीक है, तो हाफ हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पे हाफ का 1 हो जाएगा. मास का क्या होता है, m होता है, एंड v क्या है, एक वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर. ठीक है, दैट इज़ एल टी रेज टू पावर -1 स्क्वायर. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, ये डायमेंशनल फार्मूला एम एल टू टी रेज टू पावर -2. ठीक है, अब हम एम जी एच का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे. m क्या है, यहाँ पे मास है, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h क्या है, हाइट है, दैट इज़ बेसिकली योर डिस्टेंस. ठीक है, तो इसका मास का m हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हो जाएगा एल टी रेज टू पावर -2 एंड एल का हाइट का एल ही रहेगा. तो ये भी आ गया एम एल टू टी रेज टू पावर -2. सो एज वी सी दैट एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस इन दिस केस. सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ रहा है, तो ये इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच क्या है, ये एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाउ टू डिड्यूस रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, so by using the principle of homogeneity of dimensions we can derive an expression for a physical quantity if we know the various factors on which it depends. तो principle of homogeneity of dimensions का यूज़ करके हम किसी भी physical quantity को deduce कर सकते हैं. ठीक है, उसके expression को हम derive कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि वो किस किस factors पे depend है. ठीक है, एक example लेके देखते हैं, हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. So for example let us derive an expression for the centripetal force capital F acting on a particle of mass m moving with a velocity v in a circle of radius r. ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हमें एक सेंट्रीपेटल फोर्स निकालना है जो कि किस पे एक्ट कर रहा है, एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है जिसका मास है m. ओके, जिसका मास है m, जो कि एक वेलोसिटी की जो कि v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एक सर्कल में जिसका रेडियस r है. ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम इसे कैसे डिराइव करेंगे. तो हमें पता है कि सपोज कर लेते हैं f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी एंड रेडियस. ठीक है, कुछ पावर्स उसमें होंगी कि किस ऑर्डर में वो प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो हमने उसको a b और c लेट कर लिया, दैट इज़ f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a v b r c. राइट, एंड जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट मिलेगा. ठीक है, जो कि एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होता है, तो वो यहाँ पे क्या है, k है. तो फाइनली हमें एक इक्वेशन मिला f इज इक्वल्स टू k m a v b r c, दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1. तो जब हम इनका डायमेंशन लिखेंगे तो m का क्या है, हमारे पास m का है फोर्स का, तो हमारे पास पता है एम एल टी रेज टू पावर -2 होता है, तो हमने इधर फोर्स का लिख लिया एल एच एस में. ठीक है, एंड मास का क्या होता है, मास का m है, और a पावर है उसकी, तो हमने a पावर लगा दिया. राइट, v वेलोसिटी है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी रेज टू पावर -1 रेज टू पावर b, क्योंकि इस फार्मूले में, इस इक्वेशन में हमें b भी रखा है. और r क्या है, रेडियस है, उसकी डायमेंशनल फार्मूला l हो जाएगा. एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एम एल टी रेज टू पावर -2 इज इक्वल्स टू व्हाट, एम ए एल बी प्लस सी, क्योंकि ये इसमें भी आएगा और ये एल बी है. ठीक है, तो ये एल बी प्लस सी एंड टी रेज टू पावर -b हो जाएगा. तो जब हम इनके डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें भी एम एल है, इसमें भी एम एल टी है, इसमें भी एम एल टी है, अब हम इन दोनों के पास को कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो हम a की, यहाँ पे m की पावर की वैल्यू क्या है, 1 है, तो a की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. ठीक है, तो ऐसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें a की पावर 1 मिल जाएगी, b प्लस c की 1 मिलेगी, तो c की क्या मिल जाएगी हमें, c की मिल जाएगी हमें -1. राइट, एंड c की -1 मिलने के बाद b की क्या मिल जाएगी हमें 2. ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. एंड फाइनली फ्रॉम द इक्वेशन वी गेट f इज इक्वल्स टू k m v स्क्वायर r रेज टू पावर -1, क्योंकि जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिला. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f इज इक्वल्स टू k m v स्क्वायर अपॉन r. ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स मिल गया हमें. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है significant figures. What do we mean by significant figures? Okay, so the significant figures are normally those digits in a measured quantity which are known reliably or about which we have confidence in our measurement plus one additional digit that is uncertain. ठीक है,
अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे डिजिट्स होते हैं जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। सपोज वी हैड मेड अ मेजरमेंट, ठीक है, हमने एक मेजरमेंट की, तो उसका सपोज हमने एक यहाँ पे एक पेंसिल है, ठीक है, हमने इसकी मेजरमेंट की स्केल पे, जो कि निकल के आई 10.02 सेंटीमीटर सपोज, ओके, लेट इट बी 10.02 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पे 10 है ये हमारा एक रिलायबल डिजिट है, दैट इज़ फिक्स्ड कि 10 सेंटीमीटर तो है ही है, ठीक है। सो दिस वन इज़ वी हैव कॉन्फिडेंस अबाउट, इसके बारे में हमें कॉन्फिडेंस है कि 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 9 या 11 नहीं हो सकता। बट द डिजिट 0.2, ओके, द डिजिट 0.2 इज़ अनसर्टेन, ठीक है, वो 0.3 भी हो सकता है एंड 0.1 भी हो सकता है। सो दैट इज़ क्वाइट अनसर्टेन अबाउट वी आर। सो दिस इज़ व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। तो इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि हम किन्हीं भी नंबर्स को कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। सो देयर आर सम रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ओके। सो फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव टेकन 48.9, तो इसमें 48.9 में क्या होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं या कह लीजिए नेचुरल नंबर्स, वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब अगर किन्हीं 2 नॉन डिजिट्स के बीच में कोई ज़ीरो आ जाता है तो भी वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेके, जैसे हमारे पास ये है यहाँ पे 80.02 सेंटीमीटर, तो 8 और 2 के बीच में 2 ज़ीरोज़ आए हैं, तो इन 2 ज़ीरोज़ को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। तो इस मेजरमेंट में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ओके। And the third one is all zeros to the right of a non-zero digit but left to the understood decimal point are not significant. For example 81200 has 3 significant figures. अब हमने तो सेकेंड वाले में देखा कि किन्हीं 2 नॉन ज़ीरो के बीच में जो डिजिट आ जाए, जो ज़ीरोज़ आ जाए, तो वो तो सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं। बट अगर किन्हीं भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के राइट में आ जाए और उनके बाद में कोई डेसिमल ना लगा हो, ठीक है, कोई वो एक क्या कहते, वो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है, बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब पहले में हमने क्या देखा? पहले में उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगा था, उसमें सिर्फ 81200 लिखा था, तो इसलिए सिर्फ 3 डेसिमल पॉइंट्स थे, राइट। बट अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद में ज़ीरो लगे हैं और यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, एक डेसिमल पॉइंट है, तो हम उन ज़ीरोज़ को भी क्या काउंट करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया 543.29 पॉइंट, अगर हम ये एग्जांपल ले लें, सपोज 54320.0, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक 4th रूल था। 5th रूल है ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी ज़ीरोज़ राइट में होते हैं डेसिमल पॉइंट के, वो सारे के सारे किस में आते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। तो अगर हमने लिया 183.00 सेंटीमीटर, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? दे विल हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। एंड द नेक्स्ट वन कम्स इज ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी ज़ीरो जो है राइट है डेसिमल पॉइंट के, बट किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ़्ट में लिखा है, तो हम उसे नॉन सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 0.0161 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे जो ये ज़ीरो है, ये ये डेसिमल के राइट में तो है, और बट ये क्या है? एक नॉन ज़ीरो डिजिट के, दैट इज़ 1 के लेफ़्ट में है, तो इस ज़ीरो को हम नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। तो इसलिए इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इस नंबर में, ओके। एंड द लास्ट वन फॉर द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर सपोज हमने एक मेजरमेंट की 16.4 सेंटीमीटर, अब अगर हम इसे कन्वर्ट करके मीटर में लिख दें, दैट इज़ 0.164 मीटर, या फिर कन्वर्ट करके हम इसे किलोमीटर्स में लिख दें,
ठीक है, अगर हम इसे किलोमीटर्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.000164 मीटर, सॉरी किलोमीटर। तो भी इसमें जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो 3 ही रहेंगे। ठीक है, हम अगर रूल्स को भी अप्लाई करके देखें तो भी हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही मिलेंगे। और ये भी एक रूल है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर नहीं डिपेंड करता। हम कोई भी मेजरमेंट को मीटर में लिखें, सेंटीमीटर में लिखें या किलोमीटर्स में लिखें, फ़र्क नहीं पड़ता है। जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट हैं वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, now we do come at the last topic of the video, that is rules for rounding of a measurement. okay, rules for rounding of a measurement. so जब भी हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं या कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो हमें चीज़ों को राउंड ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज। तो अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, और हमें जो नंबर को राउंड ऑफ करना है, अगर वो 5 से छोटा है, ठीक है, इट इज़ स्मॉलर देन 5, तो जो उससे पहले वाला नंबर है उसको हम चेंज नहीं करते। सपोज़ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है 124.723, ठीक है, 723। अब हमें इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो 3 क्या है, 5 से छोटा है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 124.72। ठीक है, तो ये ऐसे हम राउंड ऑफ करते हैं। अगर वो 5 से छोटा है तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट को, यानी कि उससे एक पहले वाले डिजिट को वैसे ही का ही वैसा रहने देते हैं। बट अगर वो 5 से बड़ा है तो उसमें एक इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि 124.763 है, सॉरी 0.736 है, तो हम इसे 0.74 कर देंगे। ठीक है, बट ये तो हो गया। अगर स्मॉलर देन 5 है तो क्या करना है, तो उसे वैसे का वैसे ही छोड़ देना है। और ग्रेटर देन 5 है तो क्या करना है, इंक्रीज बाय 1 कर देना है। बट व्हाट इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन व्हाट वी विल डू, सो देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज़ इवन। अगर जो हमने डिजिट, जो हमें क्या कहते हैं, राउंड ऑफ करना है, अगर वो 5 है तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट को हम देखते हैं। अगर वो इवन है तो उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं, वी विल लेफ्ट इट अनचेंज। एंड इफ़ इट इज़ if the number is odd then we will increase it by 1। ठीक है, और अगर वो नंबर odd है तो हम उसमें एक 1 इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, so here's the end of the video. So we have seen what are significant figures, rules for how to find significant figures and how to round off a measurement. So this was end of the video. Thank you for watching.